ये व्हाट्सएप पर क्या मालूम, इंस्टाग्राम क्या क्या है इसके नाम, और कई तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं और कई तरह की उलझन बातें इस पर पैदा कर देते हैं। अभी इन दिनों में आपने देखा होगा ये समस्या आ रही है कि साहब वेतन यूनियन ने इस 7वां वेतन आयोग को लगवाने के लिए डिले कर दिया, ये देरी कर दी। अरे भाई देरी हमने कहाँ कर दी भाई, ये संयुक्त मोर्चे का फैसला था। संयुक्त मोर्चे की डिमांड थी कि कर्मचारियों को 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए और उसके अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के लाभ जो समय समय पर दिए गए हैं वो, इसके साथ ही जो पेंशन में वृद्धि हुई है वो, और ग्रेच्युटी का भी लाभ उनको उसी अनुरूप में मिलना चाहिए। ये डिमांड हमारी थी और यही बात हमने कही है। हमने जो पत्र लिखा उसमें ये कहा कि यदि आप इस क्रम को तोड़ दोगे, जनवरी 22 से जैसी घोषणा आपने करी अखबार में हमने पढ़ी है, यदि 1 जनवरी 22 से दोगे तो पिछले 6 साल का क्या होगा, इसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए वो स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी कॉपी आपको मैंने यहाँ दे दी है, आपको भी मिल जाएगी। भाई हम तो ये कह रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, बड़ी बात ये है कि सरकार से 150 करोड़ रुपए महीने का अनुदान मिले तो देंगे। भाई क्या गारंटी है, सरकार क्यों, इसका वित्तीय भार तो पड़ने वाला है। ये वित्तीय भार जो बढ़ता जाएगा तो ये 150 करोड़ रुपए महीने सरकार देगी ही नहीं देगी भाई, ये क्या गारंटी है। तो इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए हमने वो ज्ञापन दिया था। हमने कहीं नहीं रोका है। सरकार तो 1 जनवरी से घोषणा कर दे तो हमको उसको मना थोड़ी करेंगे, जो भाई हमारी लड़ाई फिर लड़ते रहेंगे, लेकिन ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आया आप 1 जनवरी 2016 से दोगे, ये दे करके उसका नोशनल फिक्सेशन करोगे और 1 जनवरी 2022 से इसका नगद लाभ दोगे, या क्या करोगे, कैसे करोगे, ये सभी अभी भ्रम की स्थिति है। इन भ्रम की स्थितियों को टालने के लिए हमने ये एक ज्ञापन उसको दिया है। उस ज्ञापन को आप पढ़ोगे तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक बार आप थोड़ा बता दो, नोशनल फिक्सेशन क्या होता है, नोशनल फिक्सेशन क्या होता है, क्या सर है, सब जानते हैं बात। नहीं एक बार के मामले बताओ आप। नोशनल फिक्सेशन का मतलब तो यही है जी कि 1 जनवरी 2016 से लागू हो, और 2016 के बाद में जो डीए बढ़ा, जो बात ये वेतन वृत्तियां लगी, वो सब सालाना वेतन वृत्तियां लग करके जो हमारा वेतनमान 1 जनवरी 22 को मिलता है, मिले, वो नोशनल फिक्सेशन होगा। उसके अंतर्गत वो सब हमने ज्ञापन दिया। एक आया बात थी, मेरे पास भी मैं अपना देखता कम हूँ, एक आया कि देहरादून से खबर आई, एक अखबार में कोई कटिंग है, उस अखबार का नाम नहीं है उसमें, कि कौन से अखबार में वो शाया हुई है, इस अखबार में छपी है या राष्ट्रीय अखबार में छपी है या कहीं किसी लोकल अखबार में छपी है, या है कि इन रिटायर्ड नेताओं को तो भगाना है, इन रिटायर्ड नेताओं को भगाओ। और सरकार ने आपकी सूची मांगी है और राय मांगी है कि भाई अब इसका क्या करना चाहिए, बात इनको भगाओ। ये नेता रिटायर हो जाते हैं और ये नेता ये करते हैं, रोडवेज में जो काम करेगा या तो किसी भी संस्था में काम करेगा, वो कर्मचारी तो डरता रहेगा भाई, इतनी मांगे इस तरीके से नहीं उठा पाएगा, हम उसको कैसे फिर दबा लेंगे। अरे रिटायर वाले जो है ना, ये बात ये गुस्सा देते हैं, पुराने खबीस होते हैं, उनको सब ज्ञान होता है, कानून का ज्ञान होता है, विधियों का ज्ञान होता है, इस वजह से ये इनको भगा दो ना तो हमारी चल जाएगी बात। तो ये ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन में बात में बनी है, जिसकी संस्था जिसकी पार्टी की सरकार आई, उन पार्टी की सरकारों के ट्रेड यूनियन संगठन बन गए। लेकिन हमारे तो भाई कोई पार्टी भी नहीं थी। 1920 के अंदर जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था,
अंग्रेजों के राज से हमने तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1920 लागू कर दिया, 1926 में लागू कर दिया। 1920 में गठन हो गया और सबसे पहला यदि कोई कानून बना अंग्रेजों के जमाने में तो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बन गया था। और वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में यह अधिकार दिए कि उसमें रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड कौन सा भाई, हम तो जिस संस्था में काम करें हम रिटायर हो गए, बाकी तनख्वाह यही, पेंशन यहीं से लेते हैं और दूसरे लाभ लेते हैं, हमको पास की सुविधा मिलती है, सारी कुछ बातें मिलती है। हम रिटायर कैसे हो गए? रिटायर सेवा से हुए। सेवा से रिटायर होने का मतलब ये नहीं कि हम कर्मचारी सही ढंग से रिटायर हो गए, ये संभव नहीं है। ये ट्रेड यूनियन एक्ट में है, ये कोई मोदी जी के बाप का बनाया हुआ नहीं है या योगी जी के बाप का बनाया हुआ नहीं है। ये ट्रेड यूनियन एक्ट मजदूरों की लड़ाई, खून पसीने की लड़ाई से बड़ा है, तब जाकर के ये आज ये चल रहा है 1926 से। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन दिल से ये चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं। आखिर कब तक, आखिर कब तक हम लोग रहेंगे? एक तो नजर भी पड़ती है लोगों की और दूसरी हमारी क्षमताओं की कमी आती है। 2 बार बाईपास हो गया मेरा, क्या करूँगा? देखेंगे हरगोविंद जी रिटायर, रावतार शर्मा रिटायर, एम यादव रिटायर, धर्मवीर रिटायर, भाई ये क्या हो गया, कैसे चले भाई? तो ये जरूरी है, हम दिल से चाहते हैं नया खुदाई समझे बैठे। अरे कईयों के पास तो दफ्तर ही नहीं है, वो तो सड़क पर बैठते हैं, कभी कोई मंदिर में बैठते हैं, कभी किसी में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, बातें। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया दफ्तर है, बात उन दफ्तरों में बैठ करके उनको चलाने वाला तो चाहिए ना भाई, बातें। तो हम दिल से चाहते हैं आप लोग आगे बढ़े, न केवल यहाँ शाखा में बल्कि आगे तक बढ़े और प्रदेश का अपना कारोबार। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे राकेश पुनिया का, युवा नेता, युवा साथी हमारे बीच में आया है। चाहते बात ये धीरे धीरे यहाँ से ट्रिब्यूनल से निकलेगा तो जयपुर तक की यात्रा करेगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब मैं दोस्तों आपको बात बताना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पर आता है ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई ग्रेच्युटी तो मिलेगी, ग्रेच्युटी का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ ब्याज मिलेगा, मिलेगा। ये हाईकोर्ट का डबल बेंच का फैसला है। ग्रेच्युटी का भुगतान यदि आपको 1 महीने के अंदर अंदर कर दोगे तो कोई ब्याज दिए नहीं होगा, और 1 महीने बाद यदि आप भुगतान करोगे तो ब्याज देय होगा। और ऐसे कई दृष्टांत हो गए थे। और हमारे यहाँ जयपुर में तो मुख्यालय में एक परिपाटी बन गई, परिपाटी क्या एक धंधा बन गया था। वो धंधा ये एक वकील से मिल गए, वो वकील साहब सीधे सीधे बात ये है, उससे बात करते, लीगल सेक्शन में कोई चंदे बंदे वाले बैठे आके उनसे बात कर रहे थे, साहब मैं इसका केस लगा रहा हूँ, आप एतराज मत करना। हम बात ही कोर्ट से ऑर्डर करा देते थे, तो वो कोर्ट से ऑर्डर होकर के फैसला हो जाता था। बात तो कईयों के बाद जो यार 2019 में रिटायर हुआ बात है उसको ब्याज से मिल गया, 2016 में रिटायर हुआ उसको कुछ नहीं मिला। तो ये हमने कोर्ट को कहा एज यूनियन, एज एसोसिएशन, जो हमने केस किया, हमने कहा भाई ये नहीं चलेगा ऐसे। जब एक क्रम तय करो, आप जो पहले रिटायर हुआ उसको पहले भुगतान करो। तो एक तो हमारी विजय ये हुई कि जो ये बीच बीच में से ग्रेच्युटी देना शुरू कर दिया था, ब्याज का पैसा देना शुरू कर दिया था, वो बातें बंद हुई। और अब ये क्रम हो गया कि भाई जो पहले रिटायर हुआ उसको भुगतान दोगे, वो ग्रेच्युटी का उस तरीके से भुगतान हुआ। और अब तो बात सारा का सारा भुगतान हो गया है। कहा तो बात तनख्वाह भी लाने पड़ रहे थे, कहा ग्रेच्युटी की तो बात ही नहीं थी, लेकिन अब तनख्वाहें भी समय पे मिलने लगी हैं, पेंशन भी समय पे मिलने लगी हैं। अब ये कितने दिन रहता है, फिर क्या रहेगा? ये ऐसा नहीं है कि ये मिलने लग गया तो हमारी सारी समस्याएं हल हो गई। समस्याएं तो निरंतर जारी हैं। ब्याज का ज्ञापन दिया हुआ है, मैनेजमेंट से बात हुई है, मैनेजमेंट ने कहा साहब एक दफे तो इसको निपट जाने, एक तो फिर सारा का सारा ये पेमेंट हो जाएगा ग्रेच्युटी का,
ताकि हमको ये पता रहे कि बात अब किसको दे दिया, किसका बाकी है, ये हम बैंक से बाकायदा भुगतान करेंगे। इसलिए किसी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से मिलेगा और उसी क्रम से मिलेगा। यदि क्रम टूट जाएगा तो फिर सबको एक साथ मिलेगा, कोई दो राय नहीं होगी। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा सीपीएफ की बात, सीपीएफ पेंशन की बात। बड़ा दुर्भाग्य है, बताते शर्म आती है। कितने तुम्हें 1 जनवरी को 2014 से तो आगे 1000 रुपये न्यूनतम कर दिया, वरना तो पहले किसी की 234 रुपये, किसी को 148 रुपये, किसी को 186 रुपये। ये पेंशन बोले पेंशन मिलती है, हाँ मिलती है, कितनी बोले 134 रुपये मिलती है। शर्म आती थी बात। चलो उनसे निपटा। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, 4 अक्टूबर 2016 को फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि पूरा वेतन पर पेंशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है और उस फैसले से कई लोगों को 8,500 के आसपास लोगों को तनकर वो नई पेंशन चालू कर दी, दे दी। लेकिन सरकार की बदनीति होकर के उसको बंद कर दिया और इस पर ये हो गया भाई। अब हमारे यहाँ तो दिक्कत ये डाल दी गई कि जिसके बाद ये ट्रस्ट बने हुए हैं, जो सीपीएफ के ट्रस्ट बने हुए हैं, उनको हम नहीं देंगे और जिनके ट्रस्ट नहीं है उनको दे देंगे। वो एक आदेश हो गया, वो आदेश निरस्त हो गया। लेकिन केंद्र की सरकार ने और ईपीएफ सीपीएफ डिपार्टमेंट ने दोनों मिलकर के और सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दायर की कि साहब हमारे पास पैसा है नहीं, और पैसा नहीं होने की वजह से हम सीपीएफ का पैसे ये पूरे वेतन पर पेंशन नहीं दे सकते, इसके लिए हमारी सुनवाई की जाए। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जिस सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला था, वही उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए उस एसएलपी को एक्सेप्ट कर लेता है। बात ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारी न्याय प्रणाली का, और हमारा तो दुर्भाग्य है ही भाई, क्योंकि हमारा सीधा सीधा भाग्य से जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे करके 68 अपीलें वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है। हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने तरीके से कर दी, हम भी उसमें पार्टी बने, और पार्टी आपको ताजुब होगा, गए थे हम दिल्ली, वकील साहब बहुत पुराने संपर्क है हमारे बात है जी। नाइटो होटल का केस जिन्होंने हमारे को जितवाया था, नाइटो का, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनसे पुराने संपर्क है। उन संपर्कों की वजह से बात है, उन्होंने कहा भाई मैं देखो अब वो आपकी पुरानी रेट में नहीं लूंगा। तो कंपनी संबंध तो साहब 50 लाख रुपए लेता है एक पेशी की, और वहां वकीलों का सिस्टम ये है, सुप्रीम कोर्ट का तारीख डल गई, वकील साहब चले गए, सुनवाई पर आवे नहीं आवे उनकी फीस पक्की, और एक केस में कम से कम 3 पेशी तो निश्चित रूप से हो जाती है। तो उन्होंने कहा भाई देखो मैं आपके जितनी रियायत कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, आप तो 3 पेशियां मान के चलो, 3 लाख रुपया तो मेरा हो, 1 लाख रुपये एक पेशी का, 50,000 रुपये मेरे मुंशी का। वहां सीनियर एडवोकेट जाता नहीं है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है वो पेशी पे जाता है, वही पेश करता है, वही कागज पेश करता है, वही नकले वकील लेता है। ऑन रिकॉर्ड जो सीनियर एडवोकेट होता है वो केवल मात्र बहस करने के लिए जाता है। तो बोला मैं तो बहस करने जाऊंगा तो मेरी तो 3 में बहादुरी हो जाएगी। तो उनको हमने 3,65,000 रुपये का भुगतान यूनियन ने किया, एसोसिएशन ने किया। तो दोस्तों ये सीपीएफ की पेंशन के इस तरीके से चल रही है। तो जो भी फैसला लाते, हम अकेले नहीं, 72 लाख कर्मचारी हैं, 72 लाख पेंशनर हैं सीपीएफ के पूरे हिंदुस्तान के अंदर।
क्योंकि आजकल तो सब छोटी मोटी फैक्ट्री में सब में करता है, CPF करता है, तो वो उन 72 लाख कर्मचारियों को धीरे धीरे जुड़ ही रहे हैं, जू रिटायर होते चले जा रहे हैं, चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस केस का फैसला होते होते हमारी संख्या तो 1 करोड़ की हो जाएगी। यदि 1 करोड़ के कर्मचारियों का भाग्य जो मारेगा तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी और हमको पूरी अब मैं आपकी नई कार्यकारिणी जो बनी है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप में से ही कोई जो यूनियन के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ेंगे। एसोसिएशन में तो चल जाएंगे सब बात के, रिटायर वालों की है वो तो रिटायर वाले ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी उम्र के हो जाए। तो वो अपने इस कार्यक्रमों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं। ये लड़ाइयाँ लंबी चलने वाली है। क्या हुआ है? अरे अनाड़ी जी आपकी बात में कर लेना। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, संगठन को संगठन के तरीके से चलाइए। जो संगठन में विश्वास करते हैं, जो लड़ाइयों में संघर्षों में विश्वास करते हैं, वो सब संयुक्त मोर्चे में शामिल होंगे। और जिनको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं, वो केवल मात्र सम्मेलन करते हैं और अपनी अपनी डपली अपना अपना राग जलाते हैं। जैसे BMS है, कहते तो बहुत है, हमने बात पे खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अरे लड़ाई करके तुमने एक उदाहरण बता दो, वो एक उदाहरण बता दें दूसरे लोग बात जो हमारे संयुक्त मोर्चे में नहीं है कि हमने ये उपलब्धि हासिल की। उपलब्धियां तो हमने हासिल की है, एटक का इतिहास है और एटक का इतिहास के साथ साथ तो वहाँ के एसोसिएशन का भी इतिहास बनने लग गया है। हम किताबें छापने लग गए, लोगों को समझाने लग गए, कोर्ट केस करने लगे, इतने ज्ञापन हम लेते हैं, तो उन पर सब पर विचार हो रहा है। तो दोस्तों, इसको यूनियन की ट्रेड यूनियन की हैसियत से चलाइए, यूनियन की हैसियत से चलाइए, अपने आप में इतनी कुवत पैदा करिए कि लोग आपको पूछे, आप न पूछे किसी को, मैनेजमेंट आपसे पूछे, बताइए तो आपकी क्या समस्या है, हमारा आपकी समस्याओं को हमारे को बात बताइए, हम उन समस्याओं को दूर करेंगे। ऐसी गुर्बत अपने आप में पैदा करें दोस्तों। इसी तरीके से ये संगठन चलेंगे तो आगे की लड़ाइयाँ हम जीतते चले जाएंगे। इसी के साथ आपके नए कार्यकारिणी के दोनों की एसोसिएशन की और यूनियन की दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उन सबसे निवेदन भी करूँगा, हम मंच छोड़ेंगे, जो नए पदाधिकारी मिले हैं वो अपने यहाँ मंच पर आए और उनका स्वागत करेंगे।